Hello students. Today we are discussed about consequences of disintegration. Means हम यहाँ बात करेंगे consequences of disintegration. Consequences means हम बात करें यहाँ पर हम बात करेंगे परिणाम की कि यहाँ पर जो डिसइंटीग्रेशन हुआ था कि जो विघटन हुआ था कि खत्म हो गया था क्या सोवियत यूनियन जो खत्म हुआ था उसके यहाँ पर क्या परिणाम रहे उसके यहाँ पर क्या परिणाम रहे कि यहाँ पर जो खत्म हो गया सोवियत यूनियन उसके क्या डिसइंटीग्रेशन रहे क्या परिणाम हुए तो उस सब की हम बात करने वाले हैं आज। डिसइंटीग्रेशन क्या रहे हैं? द कोलैप्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड ऑफ द सोवियत यूनियन। तो जो कोलैप्स हुआ सोवियत यूनियन सेकेंड वर्ल्ड जो खत्म हुआ डिसइंटीग्रेट हुआ कोलैप्स को हम डिसइंटीग्रेट भी कहते हैं यहाँ पर तो एंड द सोशलिस्ट सिस्टम ऑफ ईस्टर्न यूरोप। और हम बात करें कि जो सोशलिस्ट सिस्टम था कि यहाँ पर हम इसको सोशलिस्ट सिस्टम भी कहते हैं और ये कहाँ पे था ईस्टर्न यूरोप में भी established था। consequences for world politics और यहाँ पर had profound consequences। ये क्या लेकर के आता है? बहुत सारे जो consequences हैं वो लेकर के आता है किसके लिए? वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए। Let us note here three broad kinds of enduring changes। और हम यहाँ पर बात करेंगे हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ब्रॉड काइंड्स ऑफ कई टाइप के बहुत सारे जो यहाँ पर टाइप रहे एंड्यूरिंग चेंजेस दैट रिजल्ट्स फ्रॉम इट जिसके यहाँ पर हमको परिणाम दिखाई देते हैं और क्या चेंजेस हुए एक बड़े पैमाने पर यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस दिखाई दिए वो सब की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। ईच ऑफ दीज हैड अ नंबर ऑफ इफेक्ट्स दैट वी कैन नॉट लिस्ट हियर। और हर किसी की इतने सारे हैं कि हर किसी की हम यहाँ पर क्या नहीं कर सकते लिस्ट नहीं रख सकते लिस्ट नहीं दे सकते इतने सारे हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर बात करें इट मीन द एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशंस। और सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें सबसे पहले हम यहाँ पर अगर बात कर लें कि यहाँ पर की जो बातें थी यहाँ पर ये सारी जो चीजें थी वो दुनिया की सबसे पहले की जो डिसइंटीग्रेशन हुआ कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या थी कि यहाँ पर जो एक यहाँ पर यूएसए है और यहाँ पर जो यूएसएसआर था ये दोनों आपस में राइवल थे। जैसे हम इसको कह रहे हैं ईस्ट अलायंस इसको कह रहे हैं वेस्ट अलायंस। तो ये दोनों ही आपस में क्या थे? दोनों ही आपस में राइवल थे। और जब तक ये आपस में राइवल थे कहने को तो यहाँ पर जो कोल्ड वॉर है जो एक आइडियोलॉजिकल वॉर था लेकिन हम अगर यहाँ पर बात करें तो सस्पेक्टली यहाँ पर दुनिया को एक डर था कहीं ये दोनों आपस में कभी ना कभी ना भिड़ जाएं ना लड़ जाएं जिससे क्या होगा जिसमें थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है उसकी प्रोसेस सामने आई। तो यहां पर जैसे ही सोवियत यूनियन खत्म हुआ सोवियत यूनियन जैसे ही खत्म हुआ यहां पर 1991 में जैसे ही 1991 में खत्म हुआ दुनिया के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम थी किस चीज को लेकर के कि कभी इन लोगों में क्या ना हो जाए आपस में वर्ल्ड वॉर। वो टेंशन खत्म हो गई किसकी? यहां पर वर्ल्ड वॉर 3 की। क्योंकि अब सिर्फ दुनिया में एक ही सुपर पावर बची ओनली वन सुपर पावर बची यहां पर। अब कोई टेंशन नहीं तो दुनिया ने चैन की सांस ली। तो यहां पर कब खत्म हुआ है? 1991 में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर बात करें मीन्ट द एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन द ideologies dispute over whether the socialist system would beat the capitalist system was not an issue anymore। कि अभी तक जो बातें चल रही थी यहाँ पर कि भाई बीट कर सकता है क्या सोशलिस्ट सिस्टम कैपिटलिस्ट सिस्टम को, इसी के साथ साथ और भी सारी बातें थी वो सब यहाँ पर खत्म हो चुकी थी। सिंस दिस डिस्प्यूट हैड एंगेज द मिलिट्री ऑफ द टू ब्लॉक्स। क्योंकि यहाँ पर ये जो डिस्प्यूट्स थे इसकी वजह से यहाँ पर दो तरफ की जो मिलिट्री थी दो हिस्सों की जो मिलिट्री थी उसकी वजह से यहाँ पर दोनों मिलिट्री एक दूसरे के सामने आ रही थी वो सब चीजें अब खत्म हो चुकी थी। हेड
had triggered a massive arms race and accumulation of nuclear weapons. हाँ, कि यहाँ पर क्या हो रहा था, एक दोनों ही लगे हुए थे क्या, एक मैसिव आर्म्स रेस पे। हाँ, यहाँ पर एक आर्म्स रेस पे लगे थे कि सीधी सी बात है, यूएसए तो अपना काम कर ही रहा था, प्लस साथ ही साथ यूएसएसआर जो था वो दिन पे दिन बस इस चीज पे लगा हुआ था कि किस तरीके से मैं आर्म्स रेस में से आगे निकल जाऊं, किससे, यूएसए से। तो वो सारी चीजें, और इसी के साथ साथ मोस्ट प्रोबेबली हम बात करें कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन जो है न्यूक्लियर वेपन्स का, ये भी लगे थे वो इकट्ठा करने में, और इसी के साथ साथ कि यहाँ पर इन चीजों का डर था कि कभी क्या ना हो, एक दूसरे के ऊपर ये एटॉमिक वॉर ना कर बैठे। एंड हैड लेड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मिलिट्री ब्लॉक्स, और यहाँ पर क्या था, दो मिलिट्री ब्लॉक्स बन गए थे, यहाँ पर दो मिलिट्री ब्लॉक्स जो थे वो बन रखे थे। The end of the confrontation demanded an end to this arms race and a possible new peace. और यहाँ पर ये सभी जो चीजें थी कि यहाँ पर जो एंड हो गया इन सभी कन्फ्रंटेशन, यहाँ पर क्या हुआ, एंड हो गया इन सभी चीजों का, उससे दुनिया के सामने एक बहुत अच्छा पीस सिस्टम जो था वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुका था, दुनिया ने यहाँ पर चैन की सांस ली थी। सेकेंड, पावर रिलेशंस जो है इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अगर हम बात करें, सेकेंडली अगर हम बात करें कि जो पावर रिलेशंस है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर वो चेंज हो चुका था, एंड देयरफॉर द रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस आल्सो। हाँ, कि यहाँ पर जो रिलेटिव इन्फ्लुएंस है किस चीजों का, आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस का, आइडियाज का और इंस्टीट्यूशंस जो यहाँ पर लगे हुए थे, अपना अपना बनाने में लगे हुए थे कहीं ना कहीं कि किस तरीके से जो अपना डोमिनेंस है उसको बरकरार रखा जाए एरियाज में। तो वो सारी चीजें जो थी चेंज्ड, वो सब चीजें क्या हो चुकी थी, अब यहाँ पर चेंज हो चुकी थी। द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर लेफ्ट ओपन ओनली टू पॉसिबिलिटीज, यहाँ पर सिर्फ दो चीजें छोड़ गया था, दो पॉसिबिलिटीज छोड़ रहा था। इधर द रिमेनिंग सुपर पावर वुड डोमिनेट, इधर जो भी रिमेनिंग सुपर पावर होगी वो डोमिनेट करेगी एंड क्रिएट करेगी यूनिपोलर सिस्टम को। तो यहां पर क्या करेगी, क्रिएट करेगी एक यूनिपोलर सिस्टम को, कि अभी तक जो सिस्टम था वो बाइपोलर था, लेकिन जैसे डिसइंटीग्रेशन हो गया यहां पर क्या कहलाएगा, वो यूनिपोलर हो जाएगा, मतलब अकेला दुनिया में एक सुपर पावर रह जाएगी, यूनिपोलर वर्ल्ड सिस्टम क्या शुरू हो जाएगा, यूनिपोलर। और डिफरेंट कंट्रीज जो है यहाँ पर और ग्रुप्स ऑफ कंट्रीज कुड बिकम इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम, और यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज और जो ग्रुप्स थे कंट्रीज के वो क्या बन गए, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बन गए इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर, देयरबाय ब्रिंगिंग इन अ मल्टीपोलर सिस्टम। हाँ, जो क्या ला रहा था यहाँ पर, ये ला रहा था एक मल्टीपोलर सिस्टम को, जहां पर नो वन पावर कुड डोमिनेट, सीधी सी बात है कोई पावर डोमिनेट ही नहीं करेगी, अकेली पावर बची है। एज इट टर्न्ड आउट, जैसे कि हम बात करें, द यूएस बिकेम द सोल सुपर पावर, सुपर पावर कौन हो गई, यूएस हो गई, बैक्ड बाय द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द यूएस। और यहाँ पर जो पावर थी, प्रेस्टीज थी, वो सारी चीजें जो थी, प्रेस्टीज यहाँ पर जो एक शान होती है, जो दुनिया में एक ताकत है, जो एक सब कुछ, जो एक सारी चीजें जो यहाँ पर दिखाने वाली हैं, पावर हो चाहे प्रेस्टीज हो, यूएस की जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वाज नाउ द डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम इंटरनेशनली, और यहाँ पर जो कैपिटल सिस्टम है वो एक डोमिनेंट सिस्टम बन चुका था इंटरनेशनली बेस पर, इंटरनेशनली तरीके से, इंटरनेशनल तौर पर ये क्या बन गया था, यहाँ पर एक डोमिनेंट सिस्टम बन गया था। इंस्टीट्यूशंस लाइक, और हम बात करें इंस्टीट्यूशंस जैसे कि वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ जो है, ये क्या बन गए, बिकेम पावरफुल एडवाइजर्स, क्या बने, पावरफुल एडवाइजर बने टू ऑल दीज कंट्रीज के लिए, सिंस दे गेव देम लोन्स फॉर देयर ट्रांजिशंस टू कैपिटलिज्म, सिंस यहाँ पर ये क्या दे रहे थे, ट्रांजिशंस के लिए, इन सभी चीजों के लिए क्या दे रहे थे, लोन्स दे रहे थे, किसको, उन कंट्रीज को जो यहां पर अलग हुई थी, किससे, यूरोपियन सिस्टम से, यहां पर जो कंट्रीज यूरोप से अलग हुई थी, जैसे कि हम बात कर लें यहां पर यूरोप का जो बीच का हिस्सा था यहां पर, तो जो ईस्टर्न यूरोप, जो ईस्ट वाला हिस्सा था वो यहां पर यूएसएसआर के साथ था,
और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो वेस्ट वाला हिस्सा है वो यूएसए के साथ था। तो जब यहाँ पर यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, इस जगह पर यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज थी धीरे धीरे, इस एरिया की जितनी भी कंट्रीज थी, यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज थी वो सब धीरे धीरे अब क्या करेंगी, हाँ वो सब धीरे धीरे अब बाहर की तरफ जाएंगे, सब अपनी अपनी इंडिपेंडेंट हो गई। तो यहाँ पर क्या बन गई, वर्ल्ड बैंक वगैरह क्या बन गए, यहाँ पर फेमस एडवाइजर्स बन गए। अब यहाँ पर क्योंकि इंडिपेंडेंट हो गए, सब कुछ अपना खुद का हो गया, तो अब क्या किया जाएगा, अब यहाँ पर किया जाएगा अपना डेवलपमेंट, क्योंकि साथ ही साथ जिस तरीके से डिसइंटीग्रेशन हुआ था उसी के साथ साथ जो देश अभी तक सिस्टम बेस पे चला रहे थे उन्होंने पूरी तरीके से जो पुराना सिस्टम था उसको खत्म कर दिया था। अब सब कुछ अपना नया सिस्टम चलाएंगे, सब कुछ सारा नया सिस्टम चलाया जाएगा। एज इट टर्न आउट, अगर हम बात करें, द यूएस बिकम द सोल सुपर पावर, यूएस क्या बन गया, एक सोल सुपर पावर बन गया यहाँ पर, बेक्ड बाय द पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द यूएस। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो थी वो यहाँ पर डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम थी इंटरनेशनल तौर पे। इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी बैंक जो थे, मॉनेटरी फंड, बिकेम पावरफुल एडवाइजर्स टू ऑल दीज कंट्रीज सिंस दे गेव देम लोन्स फॉर देयर ट्रांजिशंस टू कैपिटलिज्म। हाँ, कि जो लोग, जो देश अभी अलग हुए थे कि वो उनको पैसा दे रहे हैं, ट्रांजिशन करो, कैपिटलिज्म की तरफ चलो, बढ़ो। पॉलिटिकली हम बात करें, द नोशंस ऑफ द लिबरल डेमोक्रेसी, तो यहाँ पर नोशन है, यहाँ पर जो एक अवधारणा है, जो यहाँ पर सिस्टम चल रही थी लिबरल, यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है इमर्ज हो रही थी एज अ बेस्ट वे टू चेंज, बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल लाइफ। एक बहुत अच्छा तरीका था, एक लिबरली अगर हम बात करें, लिबरली अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा तरीका था एक पॉलिटिकल लाइफ को आगे चलाने का, बढ़ाने का। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हम बात करेंगे थर्ड, यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, थर्ड, द एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक मीन्ड द इमरजेंस ऑफ मैनी न्यू कंट्रीज। जो यहाँ पर इमरजेंस है ऑफ मैनी न्यू कंट्रीज, मतलब सोवियत ब्लॉक, जो यहाँ पर सोवियत ब्लॉक जो था यहाँ पर जैसे ही एंड हुआ, यहाँ पर नई नई कंट्रीज जो हैं उभर करके सामने आई। ऑल द कंट्रीज हैड देयर ओन इंडिपेंडेंट एस्पिरेशंस एंड चॉइसेस, सभी कंट्रीज की अपनी खुद की क्या थी, एस्पिरेशंस थी, चॉइसेस थी सब, जबकि वो अब एंड हो चुका था सोवियत ब्लॉक और यहाँ पर वो इंडिपेंडेंट हो चुके थे। सम ऑफ देम स्पेशली द बाल्टिक, हम बात करेंगे सम ऑफ देम, जैसे कि बाल्टिक और ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स यहाँ पर चाहती थी ज्वाइन करना यहाँ पर यूरोपियन यूनियन को एंड बिकम पार्ट ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो, और क्या बनना चाहती थी, यहाँ पर नेटो के सदस्य बनना चाहती थी। सेंट्रल एशियन कंट्रीज की बात करें, वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन, और यहाँ पर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो चाहती थी यहाँ पर क्या करना, एडवांटेज किसके लिए, ज्योग्राफिकल लोकेशन के लिए, एंड यहाँ पर जो कंटिन्यू देयर क्लोज टाइज विद रशिया, और इसी के साथ साथ जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी वो चाहती थी एडवांटेज लेना अपने ज्योग्राफिकल लोकेशन के लिए, जो ज्योग्राफिकल लोकेशन थी उनकी बेस्ट थी उसको वो फायदा लेना चाहती थी उससे, और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो कंटिन्यू चाहती थी क्लोज टाई रखना किसके साथ, रशिया के साथ, एंड ऑल्सो टू स्टैब्लिश टाइज विद द वेस्ट, और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो टाइज हैं वेस्ट के साथ वो भी अच्छा करना चाहती थी। द यूएस, चाइना एंड अदर्स, और अगर हम बात करें चाहे यूएस हो, चाइना हो या दूसरी कंट्रियां हो, दस द इंटरनेशनल सिस्टम सॉ मेनी न्यू प्लेयर्स इमर्ज, इंटरनेशनल सिस्टम जो था इसने दिखाया कई सारे न्यू प्लेयर्स जो हैं वो धीरे धीरे इमर्ज हुए यहाँ पर, क्योंकि जो देश सोवियत यूनियन के अंदर थे वो देश अब अलग हो रहे थे, मतलब वो निकल गए थे उसमें से। ईच विथ इट्स ओन आइडेंटिटी, सबके पास खुद की अपनी आइडेंटिटी थी, इंटरेस्ट था, एंड इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिफिकल्टीज थी, सबके पास कहीं ना कहीं अब अलग हुए तो सामने कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी, कुछ प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर क्रिएट होंगी।
तो यहाँ पर उन सभी चीजों के लिए क्या करना था कि हाँ यहाँ पर सारी चीजें, तो उसके लिए अपने आप को मजबूत कर लेना। इट इज टू दीज इश्यूज दैट वी नाउ टर्न। यहाँ पर जो सारी चीजें थी, ये जो इश्यूज थे, ये जो प्रॉब्लम्स थी, तो यहाँ पर उन सभी के लिए अब मुड़ना था और उनको देखना था और उनको सिस्टम को पूरा करना था। आप लोगों का क्वेश्चन हो तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया मुझे कमेंट कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम्स थी तो यहाँ और यहाँ पर बोरिस येल्सिन के बारे में दिया हुआ है। ये मैं आपको बोरिस येल्सिन के बारे में मैंने पहले अपनी क्लास में आपको बताया था। हाँ, तो यहाँ पर लिखा है कि ये 1931-2007 इनका टाइम रहा है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट है रशिया के 1991 में से लेकर के 1999 तक, और इसी के साथ साथ रोज टू पावर इन द कम्युनिस्ट पार्टी। और यहाँ पर क्या कि यहाँ पर जो कम्युनिस्ट पार्टी में एक पावर जो थी, एंड वॉज मेड द मेयर ऑफ मॉस्को बाय गोर्बाचेव। यहाँ पर गोर्बाचेव की तरफ से मेयर बनाया गया था मॉस्को का, और इन्होंने यहाँ पर कई सारे जो क्रिटिक्स हैं ऑफ गोर्बाचेव एंड लेफ्ट द कम्युनिस्ट पार्टी, आलोचना भी करी है गोर्बाचेव की, या उनके रिफॉर्म्स जो थे उनकी आलोचनाएं की थी, और सोवियत यूनियन के अगेंस्ट भी हो गए, और एक की रोल निभाया अपना डिसॉल्व करने में सोवियत यूनियन को। ब्लेम किया हार्डशिप सफर्ड बाय रशियंस इन देयर ट्रांजिशन फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म। यहाँ पर जो सारी प्रॉब्लम्स आई थी अभी तक कि जो यहाँ पर लोग थे, रशिया के जो लोग थे यहाँ पर, उन सभी को जो प्रॉब्लम्स आई थी, उन सभी को जो प्रॉब्लम आई थी रशिया के लोगों को, वो सारी चीजों को उन्होंने यहाँ पर देखा, और यहाँ पर वो समझ गए थे कि यहाँ पर वो जितने भी लोग थे वहां के, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, उन सभी के लिए उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, सबसे पहले लीडर भी बने। जो प्रेसिडेंट रहा रशिया का सबसे पहले कौन रहे, बोरिस येल्सिन रहा। इसी के साथ साथ हाँ, ये जो बाल्टिक है इसका भी बता दूं मैं, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, 3 देश आएंगे बाल्टिक रिपब्लिक्स के अंदर। यहाँ पर 3 देश आएंगे इसके अंदर। बात करेंगे शॉक थेरेपी की इन पोस्ट कम्युनिटी रेजाइंस। तो यहाँ पर शॉक थेरेपी क्या रहेगी, यहाँ पर क्या सिस्टम रहा शॉक थेरेपी का, उस सब की हम बात करेंगे। देखें, जैसे कि सबसे पहले यहां से देख लें, द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन इन रशिया। जो मॉडल था ट्रांजिशन का रशिया में, सेंट्रल एशिया में एंड ईस्ट यूरोप में, दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। जो इन्फ्लुएंस किया जा रहा था किसके साथ, किससे, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ केम शॉक थेरेपी। तो यहाँ पर एक मदद कह सकते हैं एक तरीके से कि जो शॉक थेरेपी में क्या किया गया, मदद की गई किन देशों की, जो देश सोवियत यूनियन से अलग हुए थे आफ्टर डिसइंटीग्रेशन। जो देश अलग हुए थे, जब उनको जो मदद दी गई उसे शॉक थेरेपी में शामिल किया गया है। डिटेल में बात करते हैं। जो कोलैप्स था कम्युनिज्म का वाज फॉलोड इन मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज, और वो फॉलो हुआ कि यहाँ पर जो देश अलग हुए थे किससे, यहाँ पर सोवियत यूनियन से, उनके लिए कई सारी जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, क्या होने में, ट्रांजिशन की प्रोसेस में, फ्रॉम एन ऑथोरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू अ डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। किसमें चेंज होने में, डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम। और जो मॉडल था ट्रांजिशन का रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप, दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड द आईएमएफ, केम टू बी नोन एज शॉक थेरेपी।
और इसके साथ साथ हम बात करें शॉक थेरेपी जो थी वो वेरी कर रही थी इन इंटेंसिटी में, इन इंटेंसिटी एंड स्पीड अमंगेस्ट द फॉर्मर सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज, जो यहाँ पर फॉर्मर सेकंड जो वर्ल्ड कंट्रीज थी उन्हीं के साथ, बट इट्स डायरेक्शन एंड फीचर वर क्वाइट सिमिलर, लेकिन इनके डायरेक्शन और जो फीचर्स थे वो यहाँ पर कहीं ना कहीं सिमिलर दिखाई दे रहे थे। चले पहले इसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हर जो कंट्रीज थी वाज रिक्वायर्ड टू मेक अ टोटल शिफ्ट टू अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, देश थे वो क्या चाहते थे, अपने आप को टोटल शिफ्ट करना चाहते थे, किसमें, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, क्योंकि उनको समझ में आ चुका था ना अभी तक कि हाँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बेस्ट है, और इसी के साथ साथ वो दुनिया में जाना चाहते थे, जितने भी देश थे वो सब कैपिटलिस्ट की तरफ जाना चाहते थे और जा रही भी हैं, जिसकी वजह से इनको कई सारी जो प्रॉब्लम्स आएंगी तो ये उसको क्या कर रहे हैं, टैकल करने के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं IMF वर्ल्ड बैंक वगैरह इनकी मदद करेंगे, पैसा देंगे। और इसी के साथ साथ which meant rooting out completely any structure evolved during the Soviet period, तो सोवियत के टाइम पर जो भी स्ट्रक्चर जो भी चीजें थी उन सभी को टोटली खत्म किया गया, खत्म किया जा रहा था, कर दिया गया। अब ऑल अगर हम बात करें इसका मतलब ये था कि जो प्राइवेट ओनरशिप है, यहाँ पर जो प्राइवेट ओनरशिप जो थी वाज टू बी द डोमिनेंट पैटर्न, वो क्या था, एक डोमिनेंट पैटर्न था, किस चीज का, ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, किस चीज के लिए, कि एक डोमिनेंट पैटर्न था कि जो ओनरशिप है प्रॉपर्टी के लिए, क्या, प्राइवेट ओनरशिप वाज टू बी द डोमिनेंट पैटर्न होगा, किसके लिए, ओनरशिप के लिए, यहाँ पर सब चीजें कैपिटलिज्म के बेस पर चलेंगी, और प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट असेट्स एंड कॉर्पोरेट ओनरशिप पैटर्न्स वर टू बी इमीडिएटली ब्रॉट इन, इमीडिएटली ब्रॉट इन, यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन जो था स्टेट असेट्स का एंड कॉर्पोरेट ओनरशिप का जो पैटर्न्स यहाँ पर समझ में आ रहे थे वर टू बी इमीडिएटली ब्रॉट इन, कलेक्टिव फार्म्स वर, कलेक्टिव फार्म जो थे वो यहाँ पर रिप्लेस कर रहे थे बाय प्राइवेट फार्मिंग को, कलेक्टिव फार्म्स वर टू बी रिप्लेस्ड बाय प्राइवेट फार्मिंग एंड कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर, कि यहाँ पर जो चीजें अभी तक जो गवर्नमेंट के बेस पर चलाई जा रही थी, कलेक्टिव फार्म्स का मतलब है कि जो गवर्नमेंट के बेस पर चलाई जा रही थी उन सबको रिप्लेस कर दिया गया प्राइवेट फार्मिंग में, एंड कैपिटलिज्म के अंदर एग्रीकल्चर आ चुकी थी, एग्रीकल्चर कैपिटलिज्म में आ चुकी थी। दिस ट्रांजिशन रूल्ड आउट एनी अल्टरनेट और थर्ड वे, ये जो ट्रांजिशन था ये रूल्ड आउट करा, एंड इसी के साथ हम बात करें कि यहाँ पर कोई भी अल्टरनेट, कोई भी चीज जो यहाँ पर आई इसमें थर्ड वे कहलाया, अदर दैट अगर हम बात करें स्टेट कंट्रोल सोशलिज्म और कैपिटलिज्म की, मतलब यहाँ पर जो भी स्टेट कंट्रोल सोशलिज्म था और कैपिटलिज्म, मतलब आप यहाँ पर हर चीज को इन लोगों ने क्या किया था, चेंज कर दिया था, चेंज की जा रही थी। चले अभी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के फिर मैप पे आते हैं वापस। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि शॉक थेरेपी जो था इन्वॉल्व्ड है, शॉक थेरेपी आल्सो इन्वॉल्व्ड अ ड्रास्टिक चेंज इन द एक्सटर्नल ओरिएंटेशन ऑफ दीज इकोनॉमीज, डेवलपमेंट वाज नाउ एनविसेज्ड, जो यहाँ पर डेवलपमेंट था उसको इनविसेज्ड किया गया कि यहाँ पर जितनी भी चीजें थी यहाँ ट्रेड में जो आ रही, यहाँ पर जितनी भी चीजें, डेवलपमेंट वाज नाउ, डेवलपमेंट यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर क्या किया जा रहा था, इनविसेज्ड किया जा रहा था, किस लिए, कि यहाँ पर जितना भी ट्रेड होगा, यहाँ पर जितना भी ट्रेड होगा सब कुछ, हाँ, कि यहाँ पर हर चीज को ट्रेडिंग के बेस पर रखा जाए,
और इसी के साथ साथ यहाँ पर जितनी भी चीजें होंगी, इन विशेष जो लिखा है यहाँ पर इसका मतलब है इमेजिन करना इन फ्यूचर थ्रू मोर ट्रेड, कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है ट्रेड करेंगे, एंड दस आ सडन एंड कंप्लीट स्विच टू फ्री ट्रेड वाज कंसीडर्ड एसेंशियल। और इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत तेजी से और कंप्लीट तरीके से स्विच कर रहे हैं कहां पर, फ्री ट्रेड की तरफ, फ्री ट्रेड की तरफ। तो यहाँ पर बात की जा रही है फ्री ट्रेड की, कि यहाँ पर जो देश आपस में मिलकर के क्या करेंगे, फ्री ट्रेड करेंगे। फ्री ट्रेड में क्या होता है, जो देश होते हैं वो आपस में बातचीत कर लेते हैं और यहाँ पर बिना किसी टैक्स के यहाँ पर एक दूसरे के बॉर्डर में क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। इसको सोचा गया था, बहुत जरूरी है। द फ्री ट्रेड रिजाइम एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, तो फ्री ट्रेड रिजाइम या रिजिम एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है FDI वर टू बी द मेन इंजन्स ऑफ चेंज। यहाँ पर क्या थे, मेन इंजन्स थे, किस चीज के, इस चेंज के। दिस ऑल्सो इन्वॉल्व ओपननेस टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये क्या चीज लेकर के आया, ओपननेस लेकर के आया, किसके लिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। फाइनेंशियल ओपनिंग अप और यहाँ पर डीरेगुलेशन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और जो फाइनेंशियल ओपनिंग अप, जो यहाँ पर जितना भी पैसे से रिलेटेड चीजें हैं, डीरेगुलेशन है, एंड करेंसी जो है कन्वर्टिबिलिटी, सब चीजें यहाँ पर बहुत तेजी से सोची जा रही थी और उनको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। करेंसी कन्वर्टिबिलिटी मतलब पैसे को यहाँ पर चेंज करना, मुद्रा का चेंज होना। फाइनली अगर हम बात करें जो ट्रांजिशन है, जो बदलाव अपने आप के अंदर चेंजेस लाने का जो तरीका था, ब्रेकअप ऑफ द एक्साइटिंग ट्रेड अलायंस अमंग द कंट्रीज ऑफ द सोवियत ब्लॉक। कंट्रीज थी सोवियत ब्लॉक की, वो कंट्री सभी आपस में क्या करना यहाँ पर, हाँ, कि यहाँ पर जो एक अलायंस सिस्टम है इन सभी के बीच में उसको बनाना था। हर जो स्टेट थी इस ब्लॉक की वो क्या कर रही थी, नाउ लिंक डायरेक्टली, वो यहां पर डायरेक्टली लिंक थी किससे, वेस्ट से, एंड नॉट टू ईच अदर इन द रीजन, एंड नॉट टू ईच अदर इन द रीजन, मतलब यहां पर वेस्ट की जो कंट्रीज थी उनके बेस पर, वेस्टर्न बेस पर ये सारी जो कंट्रीज थी वो एक तरीके से एक थी, लेकिन आपस में जो थी उनका आपस में कोई ऐसा लिंक नहीं था। ये सभी जो स्टेट्स थी वर दस टू बी ग्रेजुअली एब्सॉर्ब्ड इनटू द वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम, और यहाँ पर ये सभी जो स्टेट्स थी वर दस टू बी ग्रेजुअली एब्सॉर्ब कर रही थी इनटू द वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम को, ग्रेजुअली एब्सॉर्ब, हर तरीके से यहाँ पर क्या कर रही थी, अपने अंदर हर चीज को समाहित कर रही थी। द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट्स नाउ बिकेम द लीडर्स, और यहाँ पर जो वेस्टर्न कैपिटल स्टेट जो है वो क्या बनी, द लीडर्स बनी, एंड दस गाइडेड कर रही थी एंड कंट्रोल कर रही थी डेवलपमेंट को, गाइड कर रही थी और कंट्रोल कर रही थी डेवलपमेंट को ऑफ द रीजन थ्रू वेरियस एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस। किसके बेस पर, कई एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशंस के बेस पर। क्या ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगे, क्या एजेंसीज हैं, वो सभी चीजों को हम आगे भी पढ़ने वाले हैं।